चलिए भाई, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी जीडी में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको शिफ्ट बाय शिफ्ट डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपका प्रिपरेशन चल रहा है उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 92,975 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें बोल रहा है कि 53% विद्यार्थी जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। तो जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना परसेंट? 7%। तो 7% का वैल्यू दिया हुआ 9, 2, 7, 5। ठीक है, 7 से कटेंगे इसको, 13 7 91 हो जाएगा कितना? 1 7 14 बचेगा, 17 बचेगा। तो 13 7 दूना 14 और बचेगा 3 और 5 7 बचे 35। तो 1% का वैल्यू निकला 1325। तो 100% का 2 को जीरो इधर बैठा देंगे तो 2 को जीरो इधर भी आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13 25 00। तो 13 25 00 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड मास से रिलेटेड है। देखिए, फिर इसको ये जो ऑफ है उसको गुना माना जाता है, गुना। ठीक है, तो इसको करते हैं 24 चौक 96, 4 मतलब कट गया, उसको 4 दूना 8 हो गया, ये हो गया 8 यहाँ पे, ये कोष्टक के अंदर। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं 36 गुना 4 बटे 8। तो इस 4 से इस 8 को काट सकते 2 मरतबे, ये 2 से ये कट जाएगा कितना? 18 मरतबे। तो कितना बचेगा? 18 इंटू 41। ठीक है, तो 18 का 8 हाथ में 1, 18 चौक 72 1 73। ठीक है, तो 7 3 8 आंसर है। तो इसका ऑप्शन थर्ड है 7 3 8। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। ठीक है, तो उसकी वार्षिक ब्याज दर क्या है? मान लीजिए कि बोल रहा है कोई धनराशि है जिसकी 40 वर्षों बाद जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है उस धनराशि का 2/5 प्राप्त होता है। अगर धनराशि 5 है, मतलब मूलधन अगर 5 है तो उसको 2 उस पर ब्याज मिलता है 40 वर्ष बाद। तो हम लगाते हैं SI बराबर क्या होता है? PRT/100। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हम SI कितना है? 2, और मूलधन 5, और P कितना है? P तो 5 है, मूलधन R है, R हमको पता करना है 40 वर्ष तक, और बटे में 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितना? ये कटेगा 20 मरते, और 20 दूना 40, और 2 से ये 2 कट गया। तो R बराबर कितना हो गया? 1%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि R एक काम को 90% 90 दिनों में पूरा कर R एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना परसेंट R द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा? मान लीजिए कोई काम पूरा काम है 100%, तो 100% काम को करने में इसको लगता है 90 दिन। तो पूछ रहा है 45 दिन में काम को कितना परसेंट करेगा? तो 90/2, तो इधर 100/2 कर सकते हैं ना भाई, कि 90 दिन में पूरा काम करता है तो 45 दिन में कितना काम करेगा? तो 45 कितना है? तो 90 का आधा है, तो 100 का आधा हो जाएगा, मतलब 50% काम करेगा 45 दिन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन उसको हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अंक से 30% अधिक प्राप्त हुए। इसमें कह रहा है कि 2 विद्यार्थी हैं, एक को 75% अंक प्राप्त हुआ और दूसरा को 60% अंक प्राप्त हुआ। जो दूसरा को जो 60% अंक प्राप्त हुआ है वो 75% वाले अंक को जितना अंक प्राप्त हुआ उससे 15 मतलब उससे 30 अंक कम इसको प्राप्त हुआ। तो इसको 75% प्राप्त हुआ, इसको मिला है 60%। तो अंतर कितना का है? 15% का। तो ये 15% का वैल्यू है कितना है? 30 है। तो 15% का वैल्यू है 30, तो 1% का कितना हो जाएगा? 2, और 100% का 200, तो 200 आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा अधिकतम अंक कितने हैं, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती हो। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आप पढ़े होइएगा कि जितने वर्ष में, मतलब जो रेट होता है वो रेट चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। अगर इस वर्ष का ब्याज 10 है, अगर 10% के हिसाब से, तो अगले वर्ष 11 लगेगा। उसके अगले वर्ष जो होता है वो 12 रुपया 1 पैसा लगेगा। मतलब क्या, ये जो ब्याज है इस ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये सिनेरियो है। तो चलिए देखते हैं। बोला है कि 1 से
दो हो जाता है, को 2 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष में। तो फिर अगला 1 से अगर 2 होना हो इसको तो ये भी 10 वर्ष लेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 का वैल्यू 2 है, 2 का वैल्यू 4, तो इसको भी 10 वर्ष लगेगा। मतलब इसको 1 को अगर 4 गुना करना है तो टोटल 20 वर्ष लगेगा। ठीक है, मान रहे आप लोग बात। फिर से देखिए एक बार इसको फिर से देख लीजिए कि मान लीजिए ये कोई एक धनराशि है, इसको 2 होने में इसको 10 वर्ष लगता है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो फिर अगला भी 10 वर्ष में भी एक से 2 के हिसाब से चलेगा ये। मान लीजिए एक धनराशि को 2 होने में 10 वर्ष लगता है, तो फिर अगर यहाँ पे कोई धनराशि होगी उसको भी 2 होने में 10 वर्ष लगेगी। तो यहाँ पर अगर 1 के वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 के वैल्यू 4, तो इसको भी कितना लगेगा 10 वर्ष। तो 1 से 4 होने में कितना 10 वर्ष, 10 वर्ष ये और 10 वर्ष ये, तो टोटल 20 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोहित 2320 रुपये एक पुराना बल्ला खरीदता है और 180 रुपये खर्च करता है उसकी मरम्मत के लिए, और यदि उसे 2400 रुपये में बेच देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 2320 रुपया में ख़रीदा और 180 रुपया और ऐड कर दिया उसमें, उसको मरम्मत कराया, कितना होगा 2500 रुपया। तो 2500 रुपया इसका CP हो गया, लेकिन बेच कितने में रहा है SP 2400 रुपये में। तो कितना हानि होगा सो दिखाना है। मान लीजिए इसको काट दिए, क्या कि जीरो, इसको कोई मतलब नहीं है, रेशियो बनाइए क्वेश्चन। तो अगर 25 का सामान है उसको 24 में बेच रहे हैं, कितना हानि होगा, एक हानि हो रहा है 25 पे, तो 25 गुने 100, 25 चौका 100, तो 4% की हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7200 रुपये को PQR के बीच में क्रमशः 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो ये रेशियो दिया हुआ है, अनुपात जो ये भिन्न में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। कैसे, अगर 1/2 दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, तो इसको क्या 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रेशियो, सॉरी 2 नहीं होगा, 1 होगा, 1 रेशियो 8/3। टोटल कितना हो जाएगा 8 3 11 1 12, तो टोटल 12, टोटल अमाउंट है यहाँ पे 12। अब 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ 700, यहाँ पे 772, तो 1 का वैल्यू 600, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा 1 का वैल्यू, 12 6 72 600। तो पूछ रहा है कि R का कितना हिस्सा है, तो R के यहाँ पे कितना है 3, तो 6 3 1800 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर सकती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखिए पहले बताया गया है कि 2 रेलगाड़ी समान है, मतलब पहला का 320 मीटर लंबाई है तो दूसरा की भी लंबाई 320 मीटर होगी। तो टोटल लंबाई मान लीजिए कि ये कोई ट्रेन है, ठीक है ये, तो इसकी लंबाई यहाँ से 320 है, इधर तरफ जा रहा है, और ये जो बी ट्रेन है यहाँ से वो इधर तरफ आ रहा है। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा 320 ये और 320 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 640 डिस्टेंस हो जाएगा, 640 मीटर। और 640 मीटर कोई दोनों ट्रेन मिला के अगर विपरीत दिशा में चलती है तो दूरी, सॉरी विपरीत दिशा में चलती है तो जो चाल होती है वो जुड़ जाती है, और तो जो इसका A का चाल प्लस B का चाल दोनों जुड़ जाएगा, और दोनों जुट के 640 मीटर की दूरी कितना देर में तय करता है 640 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करता है। ठीक है, तो इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में है, अगर इसको क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर प्रति घंटा में आंसर देना है, तो 640 गुने बटे 18 गुने 5, 18/5। अगर किसी को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना है तो 18/5 से गुना कर दें। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो इसको 5/18 से गुना करते हैं। ये आप लोग देखे होइएगा अगर पढ़े हैं तो, नहीं तो इसको सेकंड में, और इसको जो घंटा को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और जो होता है किलोमीटर को मीटर में, तो फिर वही यही रेशियो आता है, इसलिए इसको शॉर्टकट में इसे लिखा जाता है ताकि आसानी हो गुना करने में। ठीक है, और A का जो स्पीड है वो B के स्पीड के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2A मान लें कि दोनों A और B बराबर है। ठीक है, तो ये 18 से 18 कट गया, और ये 5 से, ये 5 को इधर आएगा, नीचे आएगा इसमें, तो गुना हो जाएगा 2, 5 गुना 10, और 10 से कटा 1, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा किसी एक गाड़ी का, और A और B के बराबर है तो दोनों का स्पीड यही हो जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत घटाई जाए। पहली बात है कि अगर आपको क्षेत्रफल को स्थिर रखना है तो अब जितना परसेंट मतलब जो आप परिवर्तन लंबाई में कर रहे हैं, क्या कि जो अगर क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर लंबाई को आप बढ़ा रहे हैं तो इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें देखिए तो लंबाई को क्या कर रहा है, 14.2/8% से बढ़ा रहा है। इसका फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/7, 1/7 होगा। तो लंबाई को आप क्या कर रहे हैं, लंबाई जो है, सॉरी इसको साफ लिख देते हैं, जो ये लंबाई है, लंबाई को आप 7 से 8 कर रहे हैं तो आपको जो आपका जो चौड़ाई है उसको 8 से 7 करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको लंबाई को अगर 7 से 8 कर रहे हैं तो चौड़ाई को 8 से 7 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों का मल्टीपल करें तो बराबर आएगा, 8 से 56 आएगा यहाँ पे भी और 8 से 56 यहाँ पे भी आएगा, ताकि ये जो एरिया है वो अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो इसको अगर 7 से 8 कर रहे हैं तो इसको हमको 8 से 7 करना पड़ेगा। तो अगर 8 से 7 कर रहे हैं तो 8 पर 1 का कमी हो रहा है तो 1/8 कमी करना पड़ेगा, 100 पे कितना हो जाएगा, तो 1205, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बोला 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेगा। देखिए कह रहा है कि 10% में काम की है राखी जो 10% काम की है उसको लगा 8 दिन। तब आगे बाकी कितना दिन बचा हुआ, कितना परसेंट काम बचा हुआ, 10% काम हो गया तो 90% काम बचा हुआ। 90% काम अगर राखी ही करेगी तो उसको कितना दिन लगेगा, 72 दिन लगेगा ना भाई। अगर 10% काम करने में 8 दिन लगता है तो बाकी जो 90% काम करने में 72 दिन लगेगा। आप देखिए बोला यहाँ पर राखी मान लीजिए और यहाँ पे पूनम को लाया गया, ठीक है। जो पूनम है वो राखी से 20% अधिक कुशल है। अगर राखी के एफिशिएंसी में क्षमता अगर 5 है तो पूनम का 6, समझ रहे हो ना। अगर जिसका क्षमता अधिक होगा वो काम को कम दिन में ख़त्म करेगा और जिसका क्षमता ज़्यादा होगा जिसका क्षमता कम होगा वो काम करने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर इसका क्षमता 5 है, ठीक है, और इससे 20% अधिक कुशल है। अगर क्षमता इफिशियंसी से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, अगर इफिशियंसी इसका 5 है और इसका 6 है, अगर ये काम को करने में अकेले इसको 72 दिन लगता है 90% काम करने में, क्या कि यही काम कर रही थी राखी ऊपर, और राखी 90% काम करने में 72 दिन लेती है। तो अगर दोनों काम करेगी, ठीक है, तो इसका क्षमता अगर 5 है और 72 दिन लगता है, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ काम है कितना हो जाएगा, 72 दिन। इसका क्षमता कितना है, 5, इतना टोटल काम हो गया। अब काम कौन कर रहा है, वो राखी भी कर रहा है पूनम भी कर रहा है, तो 6 5 11 दोनों के एफिशिएंसी जुट जाएगा, क्या है कि दोनों मिलकर काम कर रहा है। तो 72 पंचे 360/11, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचते हैं। ए को 25% का लाभ होता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ए और पर यहाँ पे लिख देते हैं ए, ठीक है, और यहाँ पे बी, ठीक। ए 25% का लाभ पे बेचता है, एसपी दिया हुआ है, तो एसपी ए को अगर 25% लाभ होता है तो अगर निकाले, अगर मान लीजिए 25% क्या होगा, 1/4, 25% हुआ 1/4, तो 1 और 4 पर 1 का फ़ायदा हो रहा है किसको, ए को। तो 5 का वैल्यू दिया गया कितना, और ई हो गया यहाँ पे हो गया सी पी, ठीक है। अब 5 हो गया एस पी, ये हो गया क्या एस पी। देखते रहिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ता है मुझे तो मैं इसे तीर बना देता हूँ। तो ये 5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5,000, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 5,000/5 गुने 4, क्या हो गया, ये सी पी हो गया ए का, ठीक। अब देखते हैं बी का सी पी। अब बी को 10% का लॉस होता है, तो 1/10 का लॉस हो रहा है, यहाँ तक घेर देते, ठीक है, 1/10 का लॉस हो रहा है। 10% लॉस मतलब कि 10 पर 1 का लॉस। तो अगर इसका सी पी है तो 10 पर 1 का लॉस हो रहा है, तो एस पी क्या हो जाएगा,
9/10। तो 9 SP हुआ इसका और ये हो गया CP। तो 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5000, क्योंकि दोनों को क्रय मूल्य दोनों का विक्रय मूल्य 5000 रुपया। तो 9 का वैल्यू 5000 यहाँ पर लिख देता हूँ। 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू होगा 5000/9 × 10। ई है A और ई है B का रेशियो। 5000 से 5000 खत्म, ठीक है। 9 चौक 36, ऐसा कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता था इसे। तो 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 50, ठीक। कितना हो जाएगा, काटेंगे 2 से तो 18 और 25। तो 18 25 कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 4 में दिया गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 200 रुपये और 20%, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। 20% और X% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद 1400 रुपये में बेची जाती है। देखिए 20% का छूट दे रहे हैं, मतलब 1/5 का छूट दे रहे हैं। किसी वस्तु पर 1/5 का छूट दिया तो उसका वैल्यू क्या कितना आ जाएगा 4/5। अब मान लीजिए इस पर एक्स का छूट दिया, X से Y कर दिया छूट, मतलब Y की वस्तु है, इस पर X, इसे मान लीजिए कि XY रेशियो इसका हो गया। अच्छा इसे आपको समझ नहीं आएगा तो इसे कर सकते हैं हम। पहले 2000 रुपये है, 2000 रुपये पर 20% छूट दिया गया, मतलब कितना हो गया 4/5। अभी पीछे बताया था ना आपको, कितना हो जाएगा 4 पंजे, ये हो 400, 1600 रुपया। तो अभी इसका 20% छूट देने के बाद इसका कीमत होगा 1600 रुपया। और 1600 रुपया के बाद भी एक छूट दिया गया X% का, ताकि इसका वैल्यू 1400 रुपया हो गया लास्ट वैल्यू, ठीक है। तो कितना छूट दिया गया, 0 से 0 काट देते हैं हम, कि रेशियो में निकालेंगे तो। और और भी काट सकते हैं, 8 हो जाएगा 7, छोटा करने के लिए ताकि कैलकुलेशन हमको आसान पड़े, ठीक है। तो 8 से ही 7 हो गया, तो मतलब 8 के वस्तु पर 1 रुपया छूट दिया गया है, ठीक है। यहाँ जो 1 रुपया घट रहा है, तो 1 रुपया 8 रुपया कीमत है इसका, तो 8 के वस्तु पर 1 रुपया का छूट दिया गया, तो 1/8 × 100, तो 12.5% का छूट हो गया। X का वैल्यू यहाँ पर 12.5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 29 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष और 22 वर्ष है। उनकी औसत आयु कितनी है। तो इसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है जो इसका मेथड है, वो क्या बोलते हैं उसको, अरेंजमेंट बोलते हैं या फिक्सिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं बताता हूँ। मैंने 7 पुरुष की आयु मान ली 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष मान ली। अब जितना भी ऊपर नीचे होगा उसको हम साथ में एडजस्ट कर देंगे। देखो जिससे 25 वर्ष माने, तो ये 26 वर्ष वाला आयु है उससे कितना अधिक है, +1, एक अधिक है। ये जो 25 वर्ष वाला आयु है, ये 25 वर्ष से 25 वर्ष कट जाएगा, जितना माने उतना ही है, तो उसमें कोई खेचा नहीं होगा। और जो 21 वर्ष वाला आयु है, तो इससे जो हम एवरेज माने हैं, तो इससे अधिक है, तो कितना, तो इसमें से मान लो समझ लो कि जो भी आयु दिया गया उसमें से हम जो एवरेज माने उसको घटा देंगे। इसमें से घटाएँ तो 1 बचा, इसमें से घटाएंगे तो -4 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो +4 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो -1 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो +3 बचेगा, +3 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो -3 बचेगा। तो ये -3 से इस सबको ऐड करेंगे तो ये -3 से +3 ख़त्म, ये -4 से +4 ख़त्म, और ये -1 से +1 ख़त्म। तो कितना हम जितना मांगे थे उतना ही आ गया। अगर मान लीजिए कि इसमें और कुछ आ जाता, ये तो हम ठीक मान लिए हैं कि जैसे माने कैलकुलेशन कैसे ईजी करने के लिए, इसमें हम जितना माने उतना आ गया, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पर प्लस आया था 7 जोड़ घटाने के बाद, तो इस 7 का जो वेरिएंस आ रहा है, जो मतलब ऊपर नीचे हो रहा है 7, तो इस 7 पे होगा, तो 7 से इसको भाग दे देंगे तो E+1 हो जाएगा। तो E+1 इसमें जुड़ जाता है बाद में, अगर -1 आता तो ये घट जाता, ठीक है। तो ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। और नहीं भी समझ पा रहे हैं तो फिर अगला जो आगे जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें धीरे धीरे हम लोग देखेंगे ना, तो ये चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आप अभी देखिए और उसको रूम पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन फिर से बोर्ड मास का आ गया। इसको देखिए, पहले से सबसे पहले क्या क्वेश्चन के अंदर काम करेंगे, भाग करते हैं, इसको तो गुना करते हैं, ये सब चीज़ जानते होइएगा आप, ठीक है। तो अगर 44 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, 37 और
सॉरी 33 और 7 हो जाएगा 40, आई हो जाएगा 25। हो गया, ये सब गुना में। तो हम सबसे पहले अपने हिसाब से देखते हैं कि सबसे इजी गुना किसका होगा। तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 100 हो गया और एक जीरो पहले से था तो ये जीरो हो गया, गुने 22 तो ये हो जाएगा 22,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें तो कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 16 वर्ष में सपना का 16 वर्ष पढ़ दिए। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपये, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये है। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये है तो सपना औसत मासिक आय कितनी है। देखिए, बोलिए सपना जो उसका मतलब पूरे साल का दिया गया एक्सपेंडिचर कितने इतने प्रत्येक महीने में खर्च करती है और साल के अंत में इतने रुपये बचाती है, तो बताइए कि उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, तो बता 3 महीना में 1100 रुपये खर्च करती है तो टोटल 3300 रुपये हो जाएगा और 5 महीनों में 1000 रुपये इसका खर्च है तो ये हो जाएगा 5000 रुपये 5 महीने के लिए। उसके बाद 4 महीने में 1200 रुपया, तो 5 3 8 और 4 12 मतलब 12 महीने ख़त्म, तो 12 चौक 4800 रुपया। ये जो क्या है, ये टोटल इसका व्यय है एक साल का। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 0 8 3 11 5 4 9 और 3 12 1 13 13,100 जो इसका क्या हुआ, व्यय हुआ। और 1300 रुपया भी सेविंग भी कर रही है, जिससे प्लस 1300 रुपया कितना हो जाएगा देखे तो 0 0 4 4 और 1, तो 14,400 रुपये इसका टोटल ईयरली इनकम है। तो मंथली पूछ रहा है तो इसमें 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से 12 मरतबे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1200 रुपया ही इसका मंथली इनकम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप एक्स या के कुछ मान सकते हो कोफिशिएंट के तौर पे, लेकिन मेरे हिसाब से ना मानना सही है, क्योंकि इसमें देखिए तो ऊपर नीचे दोनों सेम है। मतलब सेम, जितना एक ऊपर स्क्वायर दिया रहा था, अगर नीचे अगर सीधा सिंपल दिया रहा था, इसमें अगर पावर दोनों का सेम हो ऊपर, तो इसमें के लेने का जरूरत या कोई भी कोफिशिएंट लेने की जरूरत नहीं रहेगा। समझ गए आप। अगर कोफिशिएंट लीजिएगा तो फिर बाद में कट जाएगा, लेकिन यहीं अगर एम स्क्वायर एन स्क्वायर रहता, नीचे एम माइनस एन रहता, तो हमको लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों का जो डिग्री है वो सेम नहीं है। तो इसमें हम नहीं लेंगे क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है। इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे इसका कोई कोफिशिएंट। तो 9 6 सीधे जोड़ेंगे, 9 6 15, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, जो रेशियो है उसका मतलब होता है बट्टा, या रेशियो भी मान सकते हैं आप। और 9 में से 6 गए तो 3 हो जाएगा, क्या जाएगा 5:1। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 51 से 75 रुपया है। यदि उस वस्तु पर 25% की छूट दी गई तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अंतर होता है, मतलब क्या संबंध है। अंकित मूल्य मतलब जो मार्क्स प्राइस है, मार्क प्राइस पे अगर हम डिस्काउंट देते हैं कुछ भी, तो वो निकल के आता है क्या, सेलिंग प्राइस। ये ध्यान रखिएगा। और सेलिंग प्राइस ये चीज़ है, देखिए जो होता है मार्क प्राइस, जो अंकित मूल्य है उसमें से अगर डिस्काउंट घटेगा तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। अगर कॉस्ट प्राइस में जो होता है प्रॉफिट जुटेगा तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। ये सब जानते होइएगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिवीजन करा दिया ताकि आपको एक बार फिर से दिमाग में आ जाए चीज़ें। चलिए, तो क्वेश्चन है कि वस्तु पर 25% की छूट दी गई और इसको 51 से 75 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो, तो मान लो अंकित मूल्य माने एक्स का 25% छूट दिया गया, तो उसका 75% बचा हुआ, 25% छूट दे दिया गया, मतलब 1/4 पे एक छूट दे दिया गया, तो 3 बचा, 3/4। तो जो मार्केट प्राइस का 3/4 है उसका वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। और सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना है, 5,175। यहाँ से निकालेंगे, 3 से 17 दिया 51 और 25 दिया 75। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7,1,7,2,5 गुने 4, 7 चौका 68 और 25 100, तो 6,900। ठीक है, थोड़ा सा गुना करना आना चाहिए अच्छे से। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन रहने वाला है।
19वां क्वेश्चन है कि 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्ति की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला है कि हमको फल सजाना है। फल सजाना है कि जो भी हम पंक्ति सजाए उसमें पंक्तियों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। एक और कंडीशन क्या है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल होना चाहिए, कि आप एक पंक्ति में सेब आम सबको फिट कर नहीं रख सकते हैं। अगर आम रख रहे हैं तो आम ही रहेगा, सेब रख रहे हैं तो सेब ही रहेगा, केला रख रहा है तो केला ही रहेगा। लेकिन जो पंक्ति हम सजा रहे हैं उसकी भी संख्या मिनिमम होना चाहिए। तो इससे क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है कि हम जो एक पंक्ति में कोई भी सामान रख रहे हैं उसकी संख्या वस्तु, मान लीजिए कि जो पंक्ति हुआ, इस पंक्ति की संख्या मान लीजिए हमको 5 को पंक्ति रखना है, ठीक, ऐसे 5 को पंक्ति रखना है। तो पंक्ति अगर एक 5 पंक्ति रख रहे हैं, एक जगह हम 4 पंक्ति रख रहे हैं, ठीक है, ये 4 हुआ, चलिए एक जगह 4 पंक्ति है, एक जगह 3 पंक्ति है। अगर सामान सेम है तो अगर जहाँ पर 4 पंक्ति है तो वहाँ पर पंक्तियों के बीच में जो फल की संख्या होगी वो कम होगी। लेकिन उसी फल को अगर 3 पंक्ति में सजाना है तो इसकी फल की संख्या जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि उस सारा फल इसमें आ सके, ठीक। तो अगर हम पंक्तियों की संख्या को न्यूनतम करना चाहते हैं तो हमको प्रत्येक पंक्ति में रखे जाने वाले फलों की संख्या को अधिकतम करना पड़ेगा और ऐसा संख्या लेना पड़ेगा जो संख्या दिया जाएगा 44, 21 और 44, 11 और 121, उस सारा को मतलब सारा को डिवाइड करें। ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या लेंगे जो 44, 121 और 11 तीनों को डिवाइड करें ताकि एक पंक्ति में एक से ज़्यादा मतलब कैटेगरी के फल नहीं आ पाए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम सबका HCF लेंगे। 44, 121 और 11 का HCF अगर हम लेंगे तो देख के ही पता चल रहा है कि 11 होगा। HCF क्या होता है, बड़ा से बड़ा संख्या जो उस सब संख्या को विभाजित करता होता है। 11 सबसे बड़ा संख्या होगा जो इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, ठीक। तो अगर बात करें तो आप पूछ रहा है कि पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो पंक्तियों की संख्या मान लीजिए कि आम है तो एक पंक्ति में 11 आम रखा जाता है। तो पूरा आम को रखने के लिए 11 को 4 जो 44 है उसको 11 से भाग देंगे तो 4 को पंक्ति आम का बनेगा। फिर इसको 11 से भाग देंगे तो 11 को पंक्ति बनेगा केला का। फिर इसको 11 से भाग देंगे तो एक पंक्ति बन गया इसका। तो 11, 4, 15, 16 टोटल 16 को पंक्ति बनेगा, जिसमें हम सभी फल को रख सकते हैं। जिस हिसाब से मैं ये बोल रहा है उस हिसाब से अगर यही पूछ लेता कि प्रत्येक पंक्ति में फलों की संख्या कितनी है तो प्रत्येक पंक्ति में फलों की संख्या 11 हो जाता। क्यों? क्योंकि 11 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमको पंक्तियों की संख्या पूछा जाएगा तो 4 पंक्ति आम का, 11 पंक्ति केला का, 1 पंक्ति सेब का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये बोर्ड मास से है। इसको हम कर सकते हैं इसे कि 24 तिया 72 हो गया और 175 गुणे 3 तो 17 तिया 51, 5 तिया 15, 17 तिया 51, 1 52, 525 आई 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा +5 तो हो जाएगा 530 गुने 20 हो जाएगा। 20 और सब के बट्टे में 2 से 2 काट दिए तो क्या होगा 5300। आगे समझ में? चलिए तो आज के लिए इतना ही। और इसी हम लोग मतलब इसका जो भी पूरा सिक्वल है 53 सेट का तो सारा हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा और इच्छा करें तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, रखते हैं आज के लिए। गुड नाइट।